स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12वीं की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को स्तन ग्रंथियों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्तन ग्रंथियाँ। तो चूँकि ये स्तन ग्रंथियों का आंतरिक चित्र बना है, अब इसका नामनेशन पहले कर लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है ये है निपल इसे कहा जाता है। इसके बाद वाले अंग को एरियोला, इस वाले भाग को कहा जाता है एरियोला। उसके बाद यहाँ जो पाई जाती हैं वो दुग्ध वाहिनियाँ, उसके बाद अगले अंग की बात करें तो ये यहाँ जो पाया जाता है पिंडक, उसके बाद यदि यहाँ इस अंग की बात करें, इसमें पाया जाता है स्तन ग्रंथियाँ, मैमरी ग्लैंड। उसके बाद इस अंग की यदि बात करें तो यहाँ वसा पाया जाता है, या जिसे फैट बॉडीज कहा जाता है। चलिए इसका एक एक अंग का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले यदि स्तन ग्रंथियों की बात किया जाए तो यह पुरुषों और स्त्रियों दोनों के वक्ष भाग के सामने दो उभरे हुए निपल्स पाए जाते हैं। चूँकि निपल्स के बाद का जो भाग होता है ये वर्णकित होता है और इसे एरियोला कहते हैं, या हिंदी में इसे कहा जाता है स्तन परिवेश। चूँकि यह पुरुषों में अक्रिय होते हैं या निष्क्रिय कहा जा सकता है, ये निष्क्रिय होते हैं। यदि स्त्रियों की बात करें तो उनके निपल्स के चारों ओर वसा का जमाव होता है, जिससे के कारण वहाँ की जो पेशियाँ होती है वो काफ़ी उभरी होती हैं। उसके बाद यदि अगले अंग की बात करें तो स्तनों के भीतर, यानी स्तनों के भीतर संयोजी ऊतक पाया जाता है। संयोजी ऊतक यानी इसके अंदर जो है ये यहाँ पर संयोजी ऊतक पाया जाता है, जो एक दूसरे को कनेक्ट रखता है। संयोजी ऊतक, यदि इनकी संख्या की बात किया जाए तो इनकी संख्या होती है 15 से 20 पालियों में यह बटा रहता है। 15 से 20 पालियों में बटा रहता है या कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद यदि आगे की बात करें तो इसके प्रत्येक पाली में, यानी संयोजी ऊतक के प्रत्येक पाली में दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जो अंगूर के गुच्छों के समान होती हैं। यानी इसके प्रत्येक पाली में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
इनकी भी संख्या 15 से 20 होती है। और ये दुग्ध ग्रंथियाँ निपल्स के पास जाकर खुलती हैं। इनकी संख्या की बात करें तो ये भी 15 से 20 होती हैं। और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अंगूर के गुच्छे के समान होता है। अंगूर के गुच्छे के समान, गुच्छे के समान। आगे बात कर लेते हैं। तो यदि आगे की बात करें तो इसके अंदर जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो जाकर के निपल्स यानी यहाँ पर आके खुलती हैं। निपल्स के पास, यदि निपल्स की बात करें तो इसमें यानी निप्पल में, यदि निप्पल की बात करें तो इसमें 15 से 20 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। 15 से 20 से 25 यानी 15 से 25 कह सकते हैं। 15 से 25 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और ये लगभग 0.5 mm के होते हैं। 0.5 mm के 15 से 25 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिससे दुग्ध का स्राव होता है, स्राव होता है। उसके बाद अगले अंक की बात करें तो चूँकि यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं। यानी पुरुषों में निष्क्रिय, ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो पुरुषों में निष्क्रिय होती हैं। उसके बाद यदि स्तनों के विकास की बात करें, स्तनों का विकास, तो स्तनों की यदि विकास की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स भाग लेते हैं जो स्तनों के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन, आदि हार्मोन्स स्तनों के विकास में सहायक होते हैं और या भाग लेते हैं। उसके बाद यदि मिल्क की बात करें या दुग्ध जिसे कहा जाता है, दुग्ध की बात करें तो दुग्ध में मुख्यतः, ये दुग्ध की बात करें या मिल्क, दुग्ध या जिसे इंग्लिश में मिल्क कहा जाता है, यदि इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो इसमें प्रायः लैक्टोज शर्करा, वसा, कैल्शियम, कैसीन, लाइसोजाइम,
विटामिन तथा अन्य प्रतिरक्षी या जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। चूँकि दुग्ध में इतने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए यह एक शिशु का संपूर्ण आहार होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब शिशु बर्थ होता है तो उसे सलाह दी जाती है कि 6 माह तक ये माता के दूध का स्तन पान करे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि मेल की बात किया जाए तो मेल में जो स्तन ग्रंथियां होती है या दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं और शेषी के अंतर्गत आती हैं। अगर वहीं फीमेल की बात किया जाए तो उसमें सक्रिय होती हैं, यानी एक्टिव होती हैं। तो इस प्रकार उसके बाद यदि दुग्ध वाहिनियों की बात किया जाए कि ये जो दुग्ध वाहिनियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर दुग्ध वाहिनियाँ चूँकि इसके पहले ही बता दिया गया, इनकी संख्या जो होती है वो 15 से 20 दुग्ध वाहिनियों की संख्या होती है। और ये दुग्ध वाहिनियाँ जहाँ पर होती हैं, यानी जहाँ पर ये आकर के एरियोला या निपल से मिलती हैं, उस स्थान को कहा जाता है, यानी एरियोला तथा निपल। से जिस स्थान पर मिलती हैं, उसे एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई कहा जाता है। तो इस प्रकार ये स्तन ग्रंथियों के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बॉयज़ या गर्ल्स में जब यौनारंभ होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलिए वो देखते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में जब हार्मोनल चेंज आते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यानी यौनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन। यौनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको चार्ट नुमा बना लेंगे। जैसे यहाँ भाग लिख लेते हैं, यानी अंगों के नाम इसमें रहेंगे। भाग या पार्ट। उसके बाद यहाँ लड़के या बॉयज़, और यहाँ गर्ल्स या लड़कियाँ।
इसमें प्रायः देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले यदि पहले विशेषता की बात किया जाए तो इसमें गोनैड या जनन जिसे कहा जाता है या जिसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, यदि जनन की बात किया जाए, जनन या इसे इंग्लिश में गोनैड कहा जाता है। तो यदि बॉयज की बात किया जाए तो बॉयज में वृषण पाए जाते हैं जो शुक्राणु जनन करते हैं। तो वृषण बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तथा शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है, तथा शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें यदि पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट की, तो इसमें वृक्षों में वृद्धि होने लगती है, वृक्षों में वृद्धि तथा अंडोत्सर्ग प्रारंभ हो जाता है, अंडोत्सर्ग प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अतिरिक्त लैंगिक अंग की बात किया जाए, यदि दूसरे पे अतिरिक्त लैंगिक अंग, यानी अतिरिक्त लैंगिक अंग की यदि बात किया जाए पॉइंट नंबर 2 पे, तो बॉयज में शिश्न या जिसे पेनिस कहा जाता है तथा वृषण कोश, वृषण कोश के आकार में वृद्धि होती है, के आकार में वृद्धि होती है। वहीं अगर बालिकाओं की बात किया जाए तो इसमें यूटेरस या जिसे कहा जाता है गर्भाशय तथा वेजाइना, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी तथा वाल्वा तथा वाल्वा के आकार में वृद्धि, के आकार में वृद्धि होने लगती है, वृद्धि। उसके बाद अन्य अंगों की बात किया जाए, जैसे तीसरे पॉइंट पे हेयर्स या रोम, रोम की बात किया जाए तो बॉयज में दाढ़ी, तीसरा पॉइंट है ये, दाढ़ी, मूछ, कच्छ, वक्ष, कच्छ व वक्ष तथा जघन, जांघ जिसे कहा जाता है, में रोम उगाते हैं या बाल उगाते हैं,
बाल उग आते हैं, उग आते हैं। वहीं अगर गर्ल्स की बात किया जाए, गर्ल्स में तीसरा पॉइंट रख सकते हैं, चेहरे व वक्ष, चेहरे व वक्ष आदि में रोम उगते हैं, उगते हैं। वहीं अगर चौथे नंबर की बात किया जाए, चौथे कैरेक्टर की बात किया जाए, तो चौथे कैरेक्टर पे रख सकते हैं दैहिक परिवर्तन, दैहिक परिवर्तन यानी उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये देखेंगे। तो यदि बॉयज़ की बात किया जाए तो उनकी शरीर में जो वृद्धि होती है वो एकाएक तेज हो जाती है, यानी एकाएक शरीर की वृद्धि, एकाएक शरीर की वृद्धि होने लगती है और श्रोणी मेखला की तुलना में अंश मेखला में अधिक वृद्धि होती है, यानी जो अंश मेखला होता है वो अधिक तीव्र से वृद्धि करता है श्रोणी मेखला की अपेक्षा, यानी अंश मेखला में अधिक वृद्धि। अंश मेखला में एक बोन्स होता है, हड्डी होती है, मेखला में अधिक वृद्धि किसकी अपेक्षा? श्रोणी मेखला की अपेक्षा, श्रोणी मेखला की अपेक्षा। उसके बाद यदि गर्ल्स में पॉइंट नंबर 4 की बात किया जाए तो इसमें यदि बात किया जाए पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें स्तनों में वृद्धि, स्तनों में वृद्धि, शरीर के विभिन्न भागों में वसा का संचय, शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में वसा का या फैट का संचय, फैट का संचय। उसके बाद यदि नंबर 5 की बात करें, 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे आता है, यदि 5वें नंबर की बात करें कि बॉयज़ एंड गर्ल में जब यौनारंभ होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो 5वें नंबर पे आता है हार्मोनल चेंजेस, यानी हार्मोन्स, हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स की यदि बात करें तो बॉयज़ में पहला पॉइंट रख सकते हैं, बॉयज़ में FSH, LH तथा टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स है एक प्रकार का, एस्टेरोन में वृद्धि होने लगती है। वहीं अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स में FSH,
LH एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, में वृद्धि यानी ये इनका स्राव होता है, स्राव, और यहाँ भी स्राव, यानी इनके स्राव में वृद्धि होने लगती है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करें 6वें की, तो 6वें पे एज रख सकते हैं, उम्र। यदि उम्र की बात करें पॉइंट नंबर 2, तो बॉयज में जो यौनारंभ होता है वो 11 से 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। वहीं अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स में बॉयज की अपेक्षा जो यौनारंभ होता है वो जल्दी शुरू हो जाता है। यानी इसमें यदि बात किया जाए एज की, तो ये 10 से 11 वर्ष में, 11 वर्ष की आयु में, यानी इसमें जो है 10 से 11 वर्ष की आयु में यौनारंभ प्रारंभ होता है, और बॉयज में 11 से 12 वर्ष की आयु में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करें 7वें की, तो 7वें पे स्वर रख सकते हैं, स्वर या ध्वनि जिसे कहा जाता है, ध्वनि। तो यदि बॉयज की बात किया जाए तीसरे कैरेक्टर की, तो बॉयज की यदि बात किया जाए तो ये बॉलीवुड के धर्मेंद्र हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये है कि इनका जो स्वर होता है वो भारी हो जाता है, भारी स्वर भारी हो जाता है। और वहीं अगर गर्ल्स की बात किया जाए, गर्ल्स की तीसरे नंबर पे, तो ये बॉलीवुड की क्वीन हेमा मालिनी हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब इनका जो स्वर होता है वो तीव्र एवं मधुर हो जाता है, तीव्र व मधुर हो जाता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की यदि बात करें 8वें की, तो 8वें कैरेक्टर में साइकिक या मनोवैज्ञानिक, यदि मनोवैज्ञानिक की बात करें चौथे कैरेक्टर पे, तो इसमें अट्रैक्शन, लड़कियों की ओर अट्रैक्शन, लड़कियों की ओर आकर्षण, आकर्षण शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। वहीं अगर लड़कियों की बात करें चौथे कैरेक्टर पे, तो ये लड़कों की ओर, लड़कों की ओर आकर्षण शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार यौनारंभ के समय बॉयज एंड गर्ल्स में विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं जो इस प्रकार थे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।